कंटिन्यूइंग द एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने एग्जीक्यूट कर लिया था। और अब हमें आगे बढ़ के रिमेनिंग क्वेश्चंस एग्जीक्यूट करने हैं 5.2 के, बेस्ड ऑन दी nth टर्म ऑफ द ईपी। nth टर्म वाला फॉर्मूला में इस पूरी एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करना है। एक एपी प्रोवाइडेड है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। हमसे पूछा है कि विच टर्म is 132 more than 54th टर्म। 54th टर्म से 132 ज्यादा कौन से नंबर की टर्म होगी, ऐसा अपने से पूछा गया। ये अपने को निकालना है। तो पहला टास्क क्या बनता है? पहला टास्क तो ये बनता है कि अपन ये तो पता लगा लें पहले कि 54th टर्म है कौन सी। उसी में तो 132 आगे जाएंगे, एक नया टर्म मिलेगा, उसकी पोजीशन पता लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो जरा वो जो ऊपर एपी लिखा है उसका 54th टर्म निकालो। बिल्कुल डायरेक्ट टास्क है, फटाफट एक्सप्रेशन लगाते हैं। एन का 54th टर्म आइडेंटिफाई करते हैं। उस एपी का 54th टर्म आइडेंटिफाई करते हैं। A54, A is 3, n-1 हो जाएगा 53 एंड द डिफरेंस इज 12। यानी कि 54th टर्म जनरेट हुआ है हमारे पास 630। ओके, अब अपने को उन्होंने क्या बोला है, इस वैल्यू से 132 ज्यादा आगे जाना है। वो जो वैल्यू आएगी वो कौन सी पोजीशन पे होगी, वो कौन सी टर्म, कौन से नंबर की टर्म होगी, ये पता लगाएंगे। टर्म 132 more than 639 will be अब इसकी पोजीशन पता लगानी है। इस टर्म की पोजीशन पता लगानी है कि ये कौन से नंबर की टर्म होगी। पोजीशन ऑफ द टर्म, दिस वैल्यू, पोजीशन ऑफ दिस वैल्यू। अगेन यूजिंग a plus n-1 d, we have to find the position for 771. First term still remains 3, n is unknown, difference is still 12। सबसे पहले 3 शिफ्ट होगा। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अपन फॉलो कर रहे हैं हर बार। ये वाला पार्ट सॉल्व करने का n निकालना है आपको। ये हो गया 768, इधर n-1 और इधर 12। क्योंकि वो नंबर ऑलरेडी एपी का पार्ट है, मतलब अपने को पता है, तो 12 से वो डिवाइड होगा ही होगा, कंफर्म है। क्योंकि आपको एन एक होल नंबर मिलना ही है, इट्स पार्ट ऑफ द एपी। ये कितना निकल के आ रहा है, 64। तो यहां से एन आ गया 65। तो जिस टर्म को क्वेश्चन में पूछा गया है वो 65th नंबर का टर्म है, विच इज 132 मोर देन द 54th टर्म।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, चांसेस ज्यादा हैं, स्कूल एग्जाम्स में बहुत बार वर्कआउट हो चुका है अलग अलग जगहों पर। दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, दो अलग अलग एपीज हैं जिनका डी सेम है। तो क्वेश्चन में से डेटा दिखा रहा हूं मैं आपको। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। एक एपी के 100 टर्म को अपन A100 दिखा देते हैं, दूसरे एपी के 100th टर्म को A-100 दिखा देते हैं। दोनों के 100th टर्म के बीच में डिफरेंस 100 है। ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्विंग में भी बना था, और एक साल तो ये एमसीक्यू में आ गया था। एक साल में ये एमसीक्यू में आ गया था, क्योंकि अभी इसके अंदर से एक फैक्ट निकलने वाला है, एक ट्रेंड निकलने वाला है, एक पैटर्न निकलने वाला है। तो उसके बेसिस पे डायरेक्ट एमसीक्यू किया जा सकता है, अगर वो पैटर्न याद रह जाएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता उस टाइम पे, बात करते हैं लास्ट में। अब क्या डिफरेंस होगा उनके 1000th टर्म के बीच में, यानी कि A1000 माइनस A-1000 फाइंड करना, ये फाइंड करना। ठीक है। दोनों का डिफरेंस सेम है और कॉमन डिफरेंस सेम। चलिए ठीक है, इस वाले पार्ट को एक्सपैंड करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं। ठीक है। इनको A100 को क्या ओपन करेंगे अपन, A प्लस 99D माइनस, अगर ब्रैकेट नहीं लगाया गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये लगा दिया। A-100 को क्या लिखेंगे, A-+99, 99 या D', और ये आंसर कितना दिया हुआ है, 100। ब्रैकेट ओपन करते हैं, A+99D माइनस A-माइनस 99D इज 100। यहां से ये 99D और 99D कैंसिल हो गए, और हमें मिला A-A' एज 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया है यहां से। अभी समझते हैं इस बात को, कंक्लूजन में ले लेते हैं। देखो, अगर दो एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उनके कोई से भी नंबर के टर्म आप उठा लो, उनके बीच में डिफरेंस सेम आएगा। उनकी 100th टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 था, उनकी फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 है। कोई से भी नंबर के टर्म का डिफरेंस पूछा होता, वो हर बार कितना आएगा, 100 ही आएगा, जो भी गिवन होगा। 100 इज नॉट फिक्स्ड, वो नंबर वेरी कर सकता है। अभी तो अपन कैलकुलेट करके 1000 निकालते हैं पहले, जो उन्होंने ये वाला पार्ट पूछा है ना अपने से। आंसर कितना आने वाला है, 100। वो करके दिखाते हैं। A1000 माइनस A-1000 हम फाइंड करने जा रहे हैं, ये अपने को फाइंड करना है। इसको ओपन किया मैंने, A+999D माइनस A-माइनस 999D, ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये वाला आंसर भी A-A' ही होना चाहिए था, जिसकी वैल्यू मेरे पास पहले से 100 अवेलेबल। आंसर आ गया, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज ऑल्सो 100। लाइकवाइज द डिफरेंस बिटवीन देयर एनी पोजीशन विल बी 100। इस पर्टिकुलर एपी में तो क्या होता, कोई भी nth टर्म, दोनों एपीज का कोई भी nth टर्म का डिफरेंस हर बार क्या मिलने वाला था, 100। इस क्वेश्चन के लिए 100 मिलने वाला था। ठीक है। ये एमसीक्यू में हम चाहेंगे कि इतना सॉल्व ना करना पड़े, अपन डायरेक्ट ट्रिक लगाते हैं। अगर किसी भी एक टर्म का डिफरेंस दे रखा है, तो वही डिफरेंस सारी टर्म्स के बीच में रहेगा। ओके।
चल, थ्योरी में आता है तो पूरा प्रूफ ही करेंगे इस तरीके से, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते हैं। आया हुआ है एमसीक्यू में। ओके, मूविंग फर्दर। अब ये अगले दो सवाल हमारे डिस्कस किए हुए पैटर्न में से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स, ये पैटर्न हमने किया था। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। हमने यही एग्जीक्यूट किया था क्या? देखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैंने एग्जैक्टली यही दिया था शायद, तो विल नॉट टेक इट अगेन। जब हम चैप्टर इंट्रो ले रहे थे तो हमने यही कर रखा है, हमने ये कर रखा है। ठीक है, तो प्रीवियस सेशन में जाके इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। उसी का एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, अगला वाला 14 नंबर का। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। अब ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक वर्कआउट है कि सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स प्रेजेंट हैं, ये उसी का एक एप्लीकेशन बना दिया गया। ठीक है, पहले हमें सीक्वेंस बनाना, पहले अपने को सीक्वेंस बनाना। अब देखो, आप खुद सोचो, 10 के जस्ट बाद 4 का सबसे पहला मल्टीपल कौन है? 12, पहला टर्म आ गया। अगला कौन होगा? 16 होगा, एंड सो ऑन। अब 250 के ठीक पहले, 250 के जस्ट पहले 4 का मल्टीपल कौन, ये ढूंढना है। उसका टेक्निक भी बताया था पता लगाने का। रेगुलर रिवीजन करते जाएंगे तो सब बनेगा। 248, डन। अब ये एपी बन चुका है, और इसमें कितने आए हैं ये पता लगाने के लिए इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं। वी आर डन। इसकी पोजीशन पता लगा लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन में यही लिखना है कि मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर, फिर ऐसे करके सीक्वेंस लिख देंगे। मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर, और फिर ये सीक्वेंस आ जाएगा। एंड देन वी विल फाइंड द पोजीशन ऑफ 248, वो पता लगा लो। मेंशन कर देना, ए की जगह 12 है, डी की जगह 4 है, और ए एन की जगह 248 है। फिर पहले फॉर्मूला लिखना, और फिर अप्लाई करना। ये स्टैंड तरीका होना चाहिए वहां पे प्रेजेंट करने का। 248, 12 प्लस n-1 इंटू 4। पहले 12 माइनस किया, ये बना 236, n-1 इंटू 4 से डिवाइड कर देंगे, और पूरी तरह डिविजिबल होगा ही होगा वो। हम्म, ये आ गया n-1, n की वैल्यू आ गई 60। दैट मीन्स 10 और 250 के बीच में 60 नंबर्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल होंगे। अब ये रेंज चेंज हो सकता है और मल्टीपल का नंबर चेंज हो सकता है, पैटर्न अपने सामने ही है। एपी क्रिएट करो और टर्म पता लगा लो। चलो, नेक्स्ट लेते हैं फिर। अब अगले में क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज इक्वल। दो अलग अलग एपीज दी गई हैं, उनका कौन से नंबर का टर्म इक्वल होगा ऐसा पूछा जा रहा है। एक एपी दी हुई है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। एक एपी दी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। हमसे पूछा है कि कौन सा एक नंबर का टर्म होगा जिसका आंसर सेम हो, सेम वैल्यू। कौन से नंबर की टर्म इन दोनों की सेम होगी
सेम वैल्यू की होगी वो बताना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात हो रही है, इस एपी का nth टर्म और दूसरी एपी का nth टर्म इक्वल चाहिए, बताया गया है। वही वाला टर्म निकालना है जो दोनों में इक्वल हो, दोनों को एक्सपैंड कर दो। दोनों को एक्सपैंड कर देते हैं फॉर्मूला लगा के, दोनों का ए पता है, दोनों का अपना अपना डी पता है, सिर्फ एन छूटेगा, वो एन निकालना। दे हैव सेड दैट द nth टर्म्स आर इक्वल, तो हमने उनको इक्वल में रख दिया। उसने कहा nth टर्म इक्वल थे, वी केप्ट इट, एक्सपैंडिंग बोथ ऑफ देम, a प्लस n-1 d, a dash plus n-1 d dash, putting up the values 63, n-1, difference is 2, and there 3, n-1, difference is 7. Rest is simplification, we have to find the value of n, linear equation. लीनियर इक्वेशन वर्कआउट करते समय एक ही नियम है बेटा यार, कि वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, और बाकी तो प्लस माइनस का गेम है। उसमें तो कोई क्या करेगा, 63 का 2 माइनस हो जाता, 61 बन जाता, वहीं के वहीं, शिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं अभी। और 3 में से ये 7 माइनस होता तो -4 बच जाता। ये दो छोटे छोटे ये केसेस बन गए। अब आप वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ले जाओ, नंबर को नंबर की तरफ ले आओ। 61 में 4 ऐड हो रहा था, 7 एन में से 2 एन माइनस हो रहा था, ये 65 आ गया और ये 5 एन आ गया, तो एन की वैल्यू 13 आ गई। 13th टर्म इज सेम फॉर बोथ द एपीज। ठीक है, दो चैप्टर ऐसे हैं जो किसी भी चैप्टर में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो दो चैप्टर पक्के हैं तो अपने को सब आता है। एक है इंटीजर्स और दूसरा है लीनियर इक्वेशन। मैथ्स का कोई भी चैप्टर इन दोनों के बिना नहीं बनता, कोई सा भी चैप्टर इन दोनों के बिना नहीं बनता। ये आता है तो फिर कोई भी चैप्टर का सोल्यूशन तो अपन कर ही लेंगे कम से कम, कॉन्सेप्ट अलग बात हो जाती है। ये दोनों में सब कुछ है। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, कंडीशंस दी हुई है, एक एपी बनानी है, थर्ड टर्म दिया है 16, एक तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। सेवेंथ टर्म exceeds the fifth term by 12। सेवेंथ टर्म exceeds the fifth term by 12। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं, ए और डी फाइंड करते हैं ताकि एपी क्रिएट कर पाए। सबसे पहले अपने को सेकेंड वाला केस यूज करना चाहिए। सेवेंथ टर्म का एक्सपेंशन a+6d हो जाएगा। फिफ्थ टर्म का एक्सपेंशन a+4d हो जाएगा। a+6d -a-4d इज 12। मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को इसलिए पर्पसफुली पहले उठा लिया, वहां से ए डायरेक्ट मिल रहा है, मतलब ये डी मिल रहा है डायरेक्ट, ए कैंसिल होने वाला है। 2d की वैल्यू 12 आ गई और डी का वैल्यू 6 है। इसको हम यहाँ पे रखेंगे और हमें ए मिल जाएगा। A3 का जो एक्सपेंशन होगा, A3 होता है a+2d। A3 की वैल्यू 16 दे रखी है, फर्स्ट टर्म पता लगाना है और डिफरेंस हम निकाल के ला चुके हैं 6। 16 इज इक्वल्स टू a+12, a इज इक्वल्स टू 4। जैसे ए और डी आ गए, एपी बनाई जा सकती है, तीन टर्म लिख देंगे बस।
Therefore, the given AP, the given AP will be 4, 10, 16 डॉट डॉट। ये एपी क्रिएट हो गया 4, 10, 16। जो भी क्वेश्चन में सिचुएशन दी होगी, पहले वाले से अपन ने एक वेरिएबल यहां से मिल गया हमें, और ये एक वेरिएबल ये दूसरे वाले से। ठीक। लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग है मेजॉरिटी केसेस एपी में जो है, ज्यादातर पार्ट उसी पे बेस्ड है पूरा। ए और डी दोनों की पावर 1 1 है, जब भी बनेगी लीनियर इक्वेशन ही बनेगी। 17th क्वेश्चन। ये देखो, इस तरह का एक वो डिस्कस किया था अपन ने। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इस तरह का अपन ने एक सैम्पल क्वेश्चन किया हुआ है। एपी है 3, 8, 13 till 253। एपी को रिवर्स लिखते हैं, 253 डॉट डॉट 13, 8 and 3। यो, now we'll calculate the 20th term from the normal case initial। पर अब उसके थोड़े वेरिएबल शॉर्टलिस्ट कर लेने चाहिए, एरर नहीं होता, या होने वाला होगा तो बच जाएगा। अपने को लगता है बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आसान सी बात है, क्यों करना है, क्या करना है, वो एवरीथिंग हैज अ वैल्यू। उस मोमेंट वो पता नहीं चलता, गलती हो जाती है एग्जाम टाइम पर। ए 253 है, डी, डी कितना है, -5, और हम पता लगाना चाह रहे हैं A20। हम पता लगाना चाह रहे हैं A20, दैट्स इट। 28 टर्म निकाल रहे हैं इस एपी का। A+19 डी अप्लाई करके, ए की वैल्यू 253 है और डी का वैल्यू -253 में से माइनस करना है 95, विच इज 150। 20th term from the last is 158। ओके, 18th क्वेश्चन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में से दिए हुए हैं 3 सवाल। द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म इज 24। द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म is 24। I presented the statements in the mathematical form, यही उन्होंने बोला है, और आई गेस ये जस्टिफाइड है, मतलब आप सबके माइंड में क्लियरिटी जा रही हो कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24। नेक्स्ट, सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म इज 44। दैट्स इट। दोनों को एक्सपैंड करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन ऊपर से मिलेगी, एक लीनियर इक्वेशन नीचे से आएगी, 2 वेरिएबल वाली आएगी, और सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन से हम उसे सॉल्व कर देंगे। चारों को एक्सपैंड करना है, चारों को एक्सपैंड करना है। पहले यहां से टास्क पूरा करते हैं, और वही का वही सेम प्रोसेस, डिक्टो प्रोसेस नीचे वाले पे अप्लाई कर देंगे। A4 मीन्स A+3D, A8 मीन्स A+7D,
और ये 24 दिया हुआ है। लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं। 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। जैसे ही दिखेगी कुछ कॉमन है, इमीडिएटली करना चाहिए, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये आ गई हमारी पहली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिमिलरली गो फॉर द सेकेंड वन, जनरेट कीजिए। सेकेंड इक्वेशन की फ्रेमिंग जब अपन करने गए तो a प्लस 5d आ गया, a प्लस 9d आ गया, और इसका टोटल 44 था। 2a प्लस 14d का आंसर 44 आ गया, पूरे में से 2 कॉमन निकाला, a प्लस 7d का आंसर 22 आ गया। अब ये दो लीनियर इक्वेशन बनी जिस पर अपन एलिमिनेशन अप्लाई करने वाले हैं। हम 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं। जब इक्वेशन 2 में से माइनस किया जाएगा इक्वेशन 1 को, a से a कट जाएगा, 7d में से 5d माइनस होगा तो 2d बचेगा, और 22 में से 12 जाएगा तो 10 बचेगा। ये पहला वेरिएबल हो गया। इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे तो a मिल जाएगा। सिंस a प्लस 5d 12 है, a प्लस 5 × 5 12 है, a प्लस 25 12 है, a का वैल्यू -13 चल रही। ये a और d आ गए। हमसे क्या पूछा गया था? फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की पहली 3 टर्म्स पूछी गई। फर्स्ट 3 टर्म्स आर रिस्पेक्टिवली -13, -8, -3। ये आंसर। 3 मार्क का क्वेश्चन, 3 स्टेप में ये कंप्लीशन सामने दिख रहा है, इतने इतने मार्किंग होती है उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000. 1995, his salary was 5,000 and received an increment of 200 each year. हर साल 200 रुपए बढ़े। इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 पर ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000? बढ़ते बढ़ते इनकम कौन से साल में 7,000 हुई होगी? उसका ईयर पता लगा कि 7,000 रुपए कब हुए होंगे, कितने साल बाद हुए होंगे। ईपी के टर्म्स में सीक्वेंस क्रिएट करें तो जो फर्स्ट टर्म है वो 5,000 हो गया। 5,000 थी पहले फर्स्ट टर्म, डिफरेंस कितना? हर साल 200 रुपए का। और nth टर्म यानी एक पर्टिकुलर साल के बाद टर्म 7,000 बनी होगी, उसी का n पता लगाना है। ये शॉर्टलिस्ट करना ही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, बाकी तो कैलकुलेशन है। ये डेटा शॉर्टलिस्ट करना ही क्वेश्चन का टास्क था। n पता लगाएंगे। nth टर्म वाले फॉर्मूले में n को छोड़ के बाकी सारा डेटा है, रखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। n को छोड़ के बाकी सारा डेटा अपने पास है, उसको प्लेस करके सॉल्व कर देंगे तो n निकल के आ जाएगा। 7,000, 5,000, and we are interested for difference is 200. This 5,000 will subtract first. 2,000 is equal to n minus 1 into 200.
200 will cancel 2000 by 10 times. 11 ईयर्स के बाद उसकी सैलरी 7000 हो गई। इन विच ईयर पूछा है। अच्छा, ईयर कौन सा आएगा? 11th ईयर फ्रॉम द स्टार्टिंग निकालना था। 1995 में से लेके 11 साल। 2006। ठीक है, लास्ट। ये सेम सवाल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 20 नंबर वाला। रामकली saved ₹5 in the first week. ₹5 saved in first week. Then increased her weekly saving by ₹1.75. उसने अपनी सेविंग को 1.75 रुपीज से हर वीक बढ़ाया। nth वीक में, nth वीक के बाद उसकी टोटल सेविंग थी ₹20.75। एन फाइंड करना कि किस वीक में जाके उसकी सेविंग 20.75 हो गई होगी। प्रोसेस पूरा का पूरा 19th क्वेश्चन का ही चलेगा, नंबर्स चेंज हुए हैं बस, सिर्फ नंबर्स चेंज हुए हैं, डेटा पूरा वैसी फॉर्मेट में है। चेक कर लेते हैं। 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू 1.75। जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले, ये माइनस होगा। 15.75 इज इक्वल टू n-1 1.75। 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 n-1, ये इसको कैंसिल कर रहा है 9 टाइम्स। n की वैल्यू 10। 10th वीक में उसकी सेविंग 20.75 पहुंची होगी। तो ये अपना एक्सरसाइज जो है 5.2 यहाँ पे क्लोज होती है। अभी हम इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज रैंडमली पिक कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले। जो अदर देन एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन निकल रहा होगा तो उसको जनरेट करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स रहता है। यू गाइस हैव स्टडीड अ टॉपिक कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा गया है, रिव्यू कर देते हैं पहले। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इफ एनीबॉडी रिमेंबर्स, PRT upon 100, where P is principal, R rate of interest, T time in years, SI is simple interest itself। ठीक है, इस पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, वो अपन ले लेते हैं। कैसे प्रेजेंट होता है वो देखिए। एपी का a sum of ₹1000 invested at 8% interest, 8% इंटरेस्ट पे 1000 रुपए जमा किए गए, इन्वेस्ट किए गए। कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर।
कैलकुलेट इंटरेस्ट एट एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड तक कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो अपने को कैलकुलेट करना है एक तो। डू दे फॉर्म एन एपी, क्या वो सारे इंटरेस्ट के जो अमाउंट्स आ रहे हैं वो एपी बना रहे हैं, एक तो ये पूछा गया है। और अगर हाँ तो 30 इयर्स के बाद इंटरेस्ट कितना होगा वो निकालना है। इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 30 इयर्स, ये जनरेट करना है। ठीक है, पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। अब ईच ईयर में उसने लिखा नहीं कितने साल तक, पर सिर्फ एपी पता लगाना है तो हम 3 टर्म्स रेडी करते हैं। विल प्रिपेयर 3 टर्म्स। ठीक है, चलिए पहले निकालते हैं इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहला साल जब खत्म हुआ होगा तो कितने रुपए का इंटरेस्ट आ गया होगा वो निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फॉर्मूला लगाते हैं। प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, टाइम 1 ईयर, डिवाइड बाय 100, दैट इज ₹80। 80 रुपीज का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के एंड पे मिल चुका है। अब 2 साल का पता लगाते हैं, बस 1 की जगह 2 रख देंगे। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स या सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर एंड होते होते 160 रुपीज का इंटरेस्ट मिल चुका है। कोई भी एपी प्रूफ करने के लिए मिनिमम 3 टर्म बतानी पड़ेगी, मिनिमम 3 टर्म्स मैंडेटरी टू प्रूव एन एपी, एंड देन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर accordingly। That will give us 1083 by 100, that is ₹240। अब ये चेक करके बताना होगा, उनको जस्टिफाई करके बताना होगा सामने वाले को कि हाँ ये एपी बन रहा है। उसके लिए क्या बताना पड़ेगा, डिफरेंसेस निकाल के दिखाना। सीक्वेंस जनरेटेड इज 80, 160, 240। ठीक है, ये सीक्वेंस बन रहा है। बताना पड़ेगा कि हाँ ये एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम। ये जस्टिफिकेशन की एक लाइन लगेगी, इट इज एन एपी एज कॉमन डिफरेंस इज 80। 80 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है। अब निकालना कौन से साल का निकालना था इंटरेस्ट अपने को, 30th ईयर का, 30 साल का इंटरेस्ट निकालना है। यानी इस एपी का 30th टर्म, A30, A+29D, एपी का फर्स्ट टर्म 80 है और डी की वैल्यू भी 80 है। यानी कि 30 साल बाद जो इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ होगा वो है 24। ये एक रेंज और ऐड कर दी, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की कैटेगरी।